नमस्कार, मैं कुमार अनुराग आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं संवाद आईएएस की तरफ से। संवाद आईएएस आप लोगों को पता है एक पुरानी संस्था है जिस संस्था का अपने आप में एक पैरामीटर है। उस पैरामीटर पर अभी तक जिस तरीके से हम हिंदी साहित्य के लिए खरे उतरते आए हैं, हमारा एक दूसरा प्रयास अब आपके लिए होगा जिसमें हम सामान्य अध्ययन को लेकर अब आपके लिए विशेष तौर पर काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वीडियो को बनाने का खास पर्पस ये है कि इस बार प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में इस पीटी के लिए हम सामान्य अध्ययन को कैसे पढ़ें, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितनी भी अलग अलग विषयों की बात की जाती है उन सारे विषयों को जो है यहाँ पर हम एक एक करके अलग अलग जो भी उसके एक्सपर्ट हैं उनके साथ यहाँ पर हम डील करेंगे और आप लोगों को किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है, कहाँ पर कठिनाइयाँ आती हैं, प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और कैसे आप उसको नहीं समझ पाते या आधा अधूरा समझकर जो है वो गलतियां कर देते हैं, इन सभी चीज़ों पर जो है वो हम काम करेंगे और आपका प्रारंभिक परीक्षा अच्छी तरीके से सही तरीके से कवर हो, इसके लिए हम विशेष रूप से जो है वो आपके साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जिस लिए खड़ा हूँ उसके विषय में आपको बता दूं। मैं विशेष रूप से यहाँ पर आपके साथ बात करूंगा प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पेपर में जो भूगोल विषय से प्रश्न आते हैं और पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जो प्रश्न आते हैं उनके लिए आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है, उनके लिए उस विषय में आपके पास कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर आपको बहुत ज्यादा एम्फेसिस देके पढ़ना है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें कुछ छोटी छोटी चीजें ही जानकर आपका काम चल जाएगा। तो अलग अलग करके हम इन सारी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले भूगोल का जो पाठ्यक्रम है हमारा, भूगोल में हमें किन किन चीजों पर देखना है। अगर आपने प्रीलिम्स का यानी यूपीएससी से जो नोटिफिकेशन आता है उसमें पीटी का अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उस सिलेबस में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई हमें कि भूगोल हमें जो पढ़ना है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो चूज करने हैं, है ना। बहुत ही सामान्य शब्दों में ये लिखा गया है कि विश्व एवं भारत का भूगोल। अब इससे कुछ स्पष्टता नहीं आती है कि हमें विश्व भूगोल में कौन सी चीजें देखनी है, भारत के भूगोल में कौन सी चीजें देखनी है, कहां पर कौन से टॉपिक चूज करने हैं, है ना। तो कुछ कठिनाइयां जरूर होती हैं, इसलिए सबसे पहले तो हम इसी चीज को क्लैरिफाई करें, इसी चीज को साफ करें कि हमें कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। सामान्य तौर पर इस टॉपिक की जानकारी हमें कहां से मिलती है, अगर हम पीछे जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं कम से कम आप अगर 2011 से यूपीएससी का पेपर उठा के देखें, और ये मैं विशेष रूप से इसलिए बोल रहा हूं 2011 क्योंकि जब से पैटर्न चेंज हुआ, और खासतौर से 2013 के बाद तो और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आप पेपर देखें, क्योंकि आप सब लोगों को पता है 2013 में जब से भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो भी आईएएस के प्रीलिम्स के साथ जोड़ा गया, तब से प्रश्नों का जो पैटर्न है उसमें कुछ विशेष टॉपिक से प्रश्न जो है वो ज्यादा आने लगे। और ये सही भी है क्योंकि उस परीक्षा के लिए जिन लोगों को चुना जाना है उनके स्तर के भी प्रश्न होने चाहिए, इसलिए वहां पर अब आप देखेंगे 2013 से जिस भूगोल के ही साथ पारिस्थितिकी और पर्यावरण का जो सेक्शन था उसमें प्रश्न जो थे वो ज्यादा पूछे जाने लगे। ये सब लोगों को पता है, आप जहां भी चैनल्स पर जाएंगे सब लोग इस तरह की चीजें बताते हैं। तो ये सामान्य जानकारी है जो आपके बस जहन में मैंने डाल दी कि ऐसा है। बाकी मैं ये बताना चाह रहा था कि 2013 या 2011 से जब आप प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को देखेंगे जो पहले हो चुके हैं तो उससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि हमारे पास प्रश्न जो आ रहे हैं वो किन किन टॉपिक्स से आ रहे हैं, है ना। और उसके आधार पर हम ये निर्धारित करेंगे कि विश्व भूगोल में हमें क्या पढ़ना है, भारत के भूगोल में क्या पढ़ना है। ऐसा करके सामान्य रूप से एक चीज जो सबको पता है कि एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, तो एनसीईआरटी की बुक अगर पढ़नी है तो उसमें भी हमें टॉपिक चूज करके पढ़ना है। वो सारी चीजें अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं शुरू करता हूं। मैं आपको बताऊं कि यहां हम क्लास में जो चीजें करेंगे, है ना, आप जैसे जैसे देख पाएंगे चीजों को,
उसमें सबसे पहले हम भूगोल विषय को बांटेंगे। और कैसे बांटेंगे कि एक तो हम सामान्य भूगोल लिखेंगे, सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल या जनरल ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा, ये भूगोल का वो भाग है जिसमें आप वैश्विक स्तर पर हर एक चीजों को पढ़ेंगे। अगर आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ने हैं, अगर आपको शैल या चट्टानें पढ़नी है, अगर आपको पृथ्वी पर जितने भी तरीके के कार्य हो रहे हैं, जितने भी तरीके के पृथ्वी पर बल काम कर रहे हैं, उनके विषय में पढ़ना है, तो इसके लिए आपको किसी भी विशेष क्षेत्र पर यह जानकारी नहीं लेनी। आपको ऐसा नहीं करना है कि हम भारत में ये चीज कैसे हो रही है इसके विषय में जाने। ये सामान्य चीजें हैं जो भूगोल का एक तरीके से बेस है, एक तरीके का आधार है। और यहां पर जो शब्द निकल कर आते हैं, जो शब्दावलियां बनकर आती हैं, जो टर्म्स बनकर आते हैं, उन्हीं को बाद में यूज कर लिया जाता है भूगोल के दूसरी शाखाओं में। ठीक है, तो सामान्य भूगोल के अंतर्गत आप हर वो टॉपिक यहां पर देखेंगे जो सामान्य रूप से एक भूगोल के विद्यार्थी को आना चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको, जैसे कुछ टॉपिक्स यहां पर बताऊं कि देखिए, शुरुआती दौर में जब भूगोल से प्रश्न आया करते थे तो उसमें एक बहुत ही प्रारंभिक चैप्टर रहता था जिसको हम बोलते थे सौर मंडल, है ना, ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। ये वो टॉपिक है जहां से पहले बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आज के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, या पिछले 5 और या 6 वर्षों के पिछले जो पेपर हैं उनके विषय में बात करूं, तो इस वाले टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये टॉपिक हमारे लिए अब छूट गया, इस टॉपिक से हमें कुछ नई जानकारी लेनी है। अभी भी अगर आप, मैं सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स की बात ना करूं और यूपीएससी और जो दूसरे एग्जाम्स लेती है उनमें बात करूं, तो अभी भी दूसरे एग्जाम्स में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। और इसलिए मैं आशा करता हूं कि ये ऐसा टॉपिक है जहां से अगर 1 या 2 प्रश्न पुट कर दिए जाएं, 1 या 2 प्रश्न दे दिए जाएं एग्जामिनेशन में, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपको ये जानकारी हो। इसलिए ब्रह्मांड और सौरमंडल का जो टॉपिक है, ये सबसे शुरुआती टॉपिक है जो आप सामान्य भूगोल में देखेंगे। आप सब लोगों को पता कि जो सौरमंडल है हमारा, इस सौरमंडल में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा ग्रह यानी पृथ्वी। और जब हम भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल का अर्थ ही ये हो गया कि आप पृथ्वी के बारे में जितनी जानकारियां हैं वो इकट्ठी करते हैं, पृथ्वी के बारे में जो भी विशेषताएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए इस सौरमंडल को जानने के बाद, इनकी विशेषताओं को जानने के बाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है पृथ्वी। और उस पृथ्वी के बारे में एक एक करके, चाहे वो उसकी आंतरिक स्थिति के बारे में हो, चाहे वो उसके बाह्य स्थिति के बारे में हो, बाहरी स्थिति के बारे में, हमें हर एक जानकारी चाहिए होती है। और इसलिए पृथ्वी से जब हम बात करेंगे, पृथ्वी के लिए बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इस टॉपिक पर बात करेंगे। अब देखिए, आंतरिक संरचना जैसे ही मैं बोलूं तो आपके जहन में एक चीज उभर कर आएगी कि यहां पर हम पृथ्वी के परतों के बारे में बात कर रहे हैं। पृथ्वी की परतों का अर्थ हो गया कि हम ऊपर से भूपर्पटी, बीच का मेंटल की परत और सबसे नीचे क्रोट की परत की बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक मेरे हिसाब से यहीं तक सीमित नहीं है। आप अगर एनसीईआरटी की बुक रेफर करते होंगे, आप अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ते होंगे, तो आपको एक चीज बहुत स्पष्ट उसमें दिखाई देगी जहां पर इस चैप्टर की बात की गई है। वहां पर बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इस चैप्टर के शुरुआती भाग में यह बताया गया है कि किस प्रकार से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्रोतों की आवश्यकता होती है। और यह बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप समझें तो पृथ्वी की त्रिज्या जो मानी जाती है वो लगभग 6400 किलोमीटर है। इस 6400 किलोमीटर के गहराई तक क्या ऐसा संभव है कि हम पहुंच पाएंगे? नहीं। क्या ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं जहां से वो नीचे तक गहराई में जाके वहां से जानकारी प्राप्त करके ला पाए? नहीं। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि पृथ्वी की सतह से लेकर उस 6400 किलोमीटर की दूरी पर जहां पर पृथ्वी का केंद्र है, इतनी गहराई तक किस गहराई में कौन सी चीज उपलब्ध है, कौन से पदार्थ उपलब्ध है, किस अवस्था में उपलब्ध है? क्या आप इस चीज को बता पाएंगे बिना किसी स्रोत के? बिल्कुल नहीं ना। तो इसलिए आवश्यक यह होता है कि हम जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हो तो हमसे यह अपेक्षा रखी जाती है कि हम उन स्रोतों के बारे में भी जानें
जिन स्रोतों के आधार पर, जिन स्रोतों की सहायता से हम पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना के बारे में समझ पाते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर सिर्फ पृथ्वी की परतों तक ही सीमित नहीं है, उसके स्रोतों के बारे में भी जानकारी लेनी है। अब स्रोत की बात चूंकि चली है, इसलिए मैं थोड़ी सी यहां पर चर्चा ये भी कर दूं कि स्रोतों को हम बांट कैसे पाएंगे। दो प्रकार के स्रोत है यहां पर। एक स्रोत है जिसको हम बोलते हैं कि ये प्रत्यक्ष स्रोत है ना, डायरेक्ट सोर्सेज हैं, प्रत्यक्ष स्रोत हैं। प्रत्यक्ष स्रोत वो हम जिनके संपर्क में आ सकते हैं या हम जिनको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यही हुए ना प्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो डायरेक्ट सोर्स हो गया। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में हम कैसे जानकारी प्राप्त करें? या तो हम पृथ्वी की खुदाई कर नीचे जाए और नीचे से जो भी पदार्थ, जो भी चट्टान, जो भी खनिज निकाल कर आ रहे हैं उसका अध्ययन करें, उसका विश्लेषण करें और ये बताएं कि इस गहराई में, इस अवस्था में ये पदार्थ मिल रहा है। यानी सामान्य रूप से आप कह सकते हैं कि जिन प्रत्यक्ष स्रोतों की बात कर रहे हैं उसमें शैल या चट्टाने जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएंगे, प्रत्यक्ष स्रोत है। इनके संपर्क में आ सकते हैं हम, इनको देख सकते हैं हम, इनका विश्लेषण कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमारे लिए यहां पर सीमा बन गई। सीमा यह हो गई कि हम जिन भी उपकरणों का, जिन भी मशीनों का उपयोग करके नीचे तक खुदाई कर रहे हैं उनकी अपनी एक सीमा है नीचे जाने की। सबको यह पता है कि अगर पृथ्वी की सतह से हम अंदर की ओर जाएं, नीचे की ओर जाएं, तो निश्चित रूप से तापमान बढ़ता चला जाता है और इस तापमान के बढ़ने के कारण एक अवस्था ऐसी भी आएगी कि जो मशीनें हम इस्तेमाल में ला रहे हैं वो काम करना बंद कर दे। हमारे लिए स्वयं के लिए ये संभव ना हो पाए कि हम उतने नीचे जाकर जानकारी प्राप्त कर पाए, हम उतने नीचे जाकर चीजों को निकाल कर लेके आ पाए और उसका विश्लेषण करके जानकारी प्राप्त कर पाए। तो ऐसी अवस्था में चूंकि शैलों को प्राप्त करके उनसे जानकारी प्राप्त कर पाना हमारे लिए एक सीमा तक संभव है, उस सीमा से आगे हम नहीं जा सकते। तो जब वैज्ञानिकों ने इस चीज को, या भूगर्भ शास्त्रियों ने इस चीज का विश्लेषण किया, तो उन्हें यह लगा कि यार 6400 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच पाना हमारे लिए संभव नहीं है। हम कहां तक पहुंच पा रहे हैं? हम मात्र 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच पा रहे हैं। और इस 12 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचकर जो भी चीज हम निकाल कर ला रहे हैं वो हमारे लिए अपर्याप्त है, क्योंकि अभी भी हम नीचे की ओर अगर देखें तो हमारे पास लगभग 6300, आप कह सकते हैं कि 88 किलोमीटर जो है वो बचा हुआ है लगभग, है ना। तो इस अवस्था में हमारे लिए ये बड़ा आवश्यक हो गया कि हम पृथ्वी की ज्यादा से ज्यादा गहराई तक से जो चीजें प्राप्त कर पा रहे हैं उनको प्राप्त करके पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सो लोगों ने कहा कि एक और स्रोत हो सकता है जिसके हम संपर्क में आ सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसके हम चट्टानों का विश्लेषण कर सकते हैं, और उसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति ने ऐसा हमारे लिए खुद उपलब्ध करा रखा। वो क्या है? वो है ज्वालामुखी, वो है वॉल्केनो। तो जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है और उस उद्गार से जो पदार्थ बाहर आते हैं उन पदार्थों का विश्लेषण किया जाए और उससे यह पता किया जाए कि यह पदार्थ जितनी गहराई से आया है उस गहराई पर जो पदार्थ मिल रहे हैं वो किस अवस्था में है और उनमें क्या कॉम्पोजिशन है, उनका क्या संगठन है ना। तो इस तरीके से ज्वालामुखी को भी एक प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में माना गया। लेकिन अब यहां पर दिक्कत यह आ गई कि ज्वालामुखी का उद्गार जो हुआ और उससे जो लावा ऊपर आया, सतह पर इकट्ठा हुआ, क्या हमारे लिए यह संभव है कि हम ये पता कर पाए कि यह लावा कितनी गहराई से आया है? देखिए, चूंकि लोगों को यह पता था कि पदार्थ जो आ रहा है वो पिघले हुए रूप में आ रहा है, तो इसलिए लोगों ने अंदाजा लगाया कि यह पिघला हुआ रूप तभी हो सकता है जब अंदर की ओर तापमान बहुत ज्यादा हो, और उस ज्यादा तापमान की वजह से चीजें चूंकि पिघल गई हैं इसलिए निश्चित रूप से गहराई बहुत ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि गहराई कितनी होगी, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, या फिर हम कहें कि सीधे 6000 किलोमीटर से पदार्थ आ रहा है। ऐसा संभव है? तो चूंकि हमारे लिए यह संभव नहीं था जानना कि यहां उद्गार से प्राप्त जो पदार्थ है वो कितनी गहराई से आ रहे हैं, इसलिए
भले ही इन स्रोतों को हमने कहा कि ये प्रत्यक्ष स्रोत है, लेकिन ये हमारे लिए संभव नहीं हो पाया कि हम बहुत ही विशिष्ट जानकारी यहां से प्राप्त कर पाए। हाँ, हमारे लिए ये संभव जरूर था कि हमने नए नए पदार्थों की खोज कर डाली, नए खनिज हमें समझ में आने लगे कि अच्छा ये वाला खनिज भी नीचे मिलता है ना, इसका इस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं पता कर पाए कि ये खनिज कितनी गहराई में उपलब्ध था। इसलिए हमें आवश्यकता महसूस हुई कि हम इस आंतरिक संरचना तक जानकारी जो प्राप्त करेंगे आंतरिक संरचना के लिए, उसके लिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स, कुछ ऐसे स्रोतों की बात करें जिससे हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना की पूर्ण जानकारी हो सके। और इसके लिए फिर हमने प्रत्यक्ष स्रोत से हटकर अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात की, जिन अप्रत्यक्ष स्रोतों में हमने पृथ्वी के अंदर जो उसकी भौतिक अवस्था थी, उस भौतिक अवस्था के मापन के लिए जो अलग अलग तरीके की चीजों का हम विश्लेषण कर रहे थे, जैसे तापमान की बात कर ले, या दाब की बात कर ले, या गुरुत्व बल की बात कर ले, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की बात कर ले। तो इस प्रकार के जो स्रोत थे या इस प्रकार के जो भौतिक मापन के तरीके थे, उनका विश्लेषण करके, उनका एनालिसिस करके हमने ये जानकारी प्राप्त की कि पृथ्वी के अंदर किस तरह के गहराई पर, कितनी गहराई पर, किस अवस्था में पदार्थ मौजूद है। लेकिन इन सब के अंतर्गत, इन सारे अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत एक ऐसा अप्रत्यक्ष स्रोत आया जिसने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को लेकर जो भी विश्लेषण अभी तक किए गए थे, उन सब से ऊपर उठकर जानकारियां प्रोवाइड कराई, जानकारियां हमें दी, और वो थी भूकंपीय तरंगे। भूकंप से सभी लोग वाकिफ थे, लेकिन यहां पर भूकंप की जो घटना घटती है, इसमें किस प्रकार से अंदर से पृथ्वी के भीतर से तरंगे उत्पन्न होती है, और इन तरंगों की आवृत्ति, उनका तरंग दैर्घ्य, और पृथ्वी के सतह तक उनके पहुंचने के समय, इन सारी चीजों का विश्लेषण करने के बाद लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि चूंकि तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति में बदलाव आ रहा है, उस आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के बदलाव की वजह से ये भूकंपीय तरंगे ये प्रदर्शित कर पा रही हैं कि पृथ्वी के अंदर पदार्थ अलग अलग गहराई पर, अलग अलग घनत्व के साथ मौजूद हैं। और इस तरीके से हम भूकंपीय तरंगों को सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप बहुत साधारण स्तर पर समझने का प्रयास करें तो सिर्फ आप परतों के बारे में पढ़कर और इस चैप्टर को छोड़ देंगे। क्या करना है, 3 परतें हैं, उनकी विशेषताएं याद कर ली, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो काफी विश्लेषणात्मक होते हैं, उसमें आपके विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। और इसलिए मैं यहां पर जितने स्रोतों की बात करूंगा आपके साथ, हर एक स्रोत के पीछे क्या कारण थे, क्यों उसको लिया गया, क्यों उसको रिजेक्ट किया गया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ताकि आपसे जब कथन या कारण वाले प्रश्न पूछे जा रहे हो, या कथन देके और ये पूछा जाए कि ये कथन सत्य है या असत्य है, तो कम से कम आपको ये चीज क्लियर रहे, आप इतने कॉन्फिडेंट रहे कि आप बता सके हाँ ये कथन सत्य है, ये गलत है, ये कथन सत्य है और ये इसका सही में कारण है या नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी प्रश्न पूछती है वो सामान्य जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाले परीक्षाएं हैं उनसे हटकर है। निश्चित रूप से आप सबको पता है कि स्तर क्या होता है। तो अगर यूपीएससी के प्रश्नों के स्तर की बात हम करें और जिस स्तर के प्रश्न आते हैं, उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप जो भी चीजें जान रहे हैं उसके पीछे का आपको कारण भी पता हो। अगर आपको कारण नहीं पता है यानी आपकी जानकारी अधूरी है। मैं तो इस चीज पर बहुत ही फर्म हूं, बहुत ही स्पष्ट रूप से सबसे बोलता हूं कि आप इस चीज पर बिल्कुल गहराई से सोचे कि आप जो भी छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट की चीजें नहीं है ना। देखो, हर बार फैक्ट नहीं पूछे जा सकते, तथ्यों की भी एक सीमा है। और यूपीएससी आपसे वो प्रश्न पूछता है जहां पर तथ्य के साथ साथ आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, उसके विषय में भी पता हो। उन सिद्धांतों का कहां अनुप्रयोग होना है इसके विषय में भी आपको पता हो। कौन सी चीज किस कारण से हो रही है ये भी आपको पता हो। अगर ये आपको नहीं पता है तो निश्चित रूप से आप अधूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और इसलिए
कई बार जब लोग ये कहते हैं कि प्रश्न तो मैं तो सारा पढ़ के गया था, प्रश्न पता नहीं कहां से पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। अगर आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे तो आप प्रश्न भी हल कर पाएंगे। और देखिए, हर बार आवश्यक नहीं होता कि हर एक प्रश्न आपको समझ में आए। मैं ये नहीं कहता कि 100% की बात की जाए, लेकिन अगर 100% में से आप 80%, 85%, 75% तक भी नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब कि आपकी तैयारी में कमी है। और हम इस प्लेटफॉर्म पर यही करने वाले हैं कि आगे आने वाले समय में आपको इस तरीके से तैयार कर पाए ताकि आप जब परीक्षा में बैठे तो इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपको ये लगे कि हां, जो प्रश्न दिखाई दे रहा है वो हम पढ़कर आए हैं और इसका उत्तर ये सही होगा। ठीक है, तो इस पर काम करेंगे। आइए आगे चले। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जब जानकारी प्राप्त कर लेंगे, जो सामान्य भूगोल का विषय है, तो इसके साथ साथ हम पृथ्वी के ऊपर जो कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं, कुछ रेखाओं के साथ हम बात करते हैं, उनके विषय में देखेंगे। जैसे दो प्रमुख रेखाएं जो पृथ्वी पर खींची जाती हैं, वो है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अब यहां से जो प्रश्न आते हैं वो निश्चित रूप से बहुत आसान प्रश्न आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जितना भी बताया जाता है इसमें वो बहुत ही आसान तरीके की चीज है, जो आप ऐसे भी एनसीईआरटी की किताबों से समझ सकते हैं। लेकिन मैंने तो ये भी देखा है कि विद्यार्थियों को इस वाले चैप्टर में भी बहुत कठिनाई हो जाती है, जब प्रश्न जो है वो देशांतरों का उपयोग करके पूछ दिया जाता है कि आप बताएं भाई, इस देश में समय इतना है तो अगले देश में कितना होगा। इसमें भी कठिनाई आ जाती है, कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए निश्चित रूप से ये आसान चैप्टर है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन फिर भी आपको उन चीजों पर ज्यादा जोर देकर यहां पर पढ़ना होगा इस चैप्टर में जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर प्रश्न आप हल नहीं कर पाए तो फिर क्या फायदा। और एक चीज मैं और यहां पर आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कई बार लोग ये बोल देते हैं, जैसे परीक्षा देकर आए, परीक्षा दे के आने के बाद कोई प्रश्न जो बहुत कठिन था किसी ने सॉल्व कर लिया और वो शेखी बगारने लगा कि हाँ, मैं इस कठिन प्रश्न को कर कर आया, भले ही उसके आसान प्रश्न कुछ गलत हो गए हों। मेरा ये मानना है कि जब आप इस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं तो 100 प्रश्न जो आपसे पूछे गए, हर एक प्रश्न का अंक जो है, उसका मार्क्स जो है वो सेम है, चाहे वो एकदम आसान प्रश्न हो और चाहे वो कठिन प्रश्न हो। सबके लिए मार्क्स जो है वो सेम है। और चूंकि सबके अंक समान है, इसलिए आप जो भी सॉल्व कर कर आएंगे, चाहे वो आसान प्रश्न हो चाहे वो कठिन प्रश्न हो, निश्चित रूप से आपको उतने ही अंक मिलने वाले हैं। तो एक चीज तो सुनिश्चित ये करनी है कि चीजों को अच्छे से समझकर प्रश्नों को इस स्तर पर ले आना, अपने ज्ञान को इस स्तर तक ले आना कि आपको प्रश्न आसान दिखाई दे। फिर भी मैं ये नहीं कहता, कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप आसान प्रश्नों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही करके आएंगे तो वहां से तो मार्क्स आपने गेन ही कर लिया, लेकिन आपके ज्ञान का स्तर इतना भी है कि कठिन प्रश्नों को भी आप अटेम्प्ट कर पाने में सक्षम है, तो वो आपके लिए एडवांटेज होगा। और ऐसे ही विद्यार्थियों को सफलता मिलती है जो कम से कम आसान चीजों को गलत ना करे और कठिन चीजों पर भी प्रयास करके वहां पर भी कुछ स्कोर करने की क्षमता रखते हो। तो इसलिए आवश्यक यह है कि आप आसान चीज को भी देखें, कठिन चीज को भी देखें। आसान पर इतना कॉन्फिडेंस बना लें कि आप अगर सोते हुए भी आंसर कर रहे हो तो वो सही करें, है ना। और कठिन के लिए आपकी चेतना इतनी हो कि आपको वो छोटी से छोटी चीज अंतर दिखाई दे जाए जिसके तहत आप क्वेश्चन को सही कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच होगा। अक्षांश और देशांतर वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम जो छोटी छोटी चीजें हैं, खासतौर से समय को निकालने की बात एक तो वो बताई जाती है, दूसरा इन दोनों रेखाओं का जो गुण है, जो उनकी विशेषता है, उनके बारे में बताया जाता है। चीजें इतनी ही याद रखनी है, बहुत छोटा चैप्टर है, तुरंत खत्म हो जाएगा। अक्षांश और देशांतर को करने के बाद हम बात करेंगे पृथ्वी पर कार्य करने वाले बलों की, है ना। इनको हम बोलते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत देखिए, हम ऐसे बलों की बात करते हैं जो कि पृथ्वी के ऊपर काम करते हैं और दो जगह से इनकी उत्पत्ति है।
हम इन भू आकृतिक प्रक्रियाओं को दो प्रकार से बांटकर देखते हैं, एक अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। एंडोजेंटिक फोर्सेस और एक्सोजेंटिक फोर्सेस, एक जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है, दूसरा जो पृथ्वी के ऊपर सतह पर उत्पन्न होता है और सतह पर ही कार्य करता है। आवश्यक यह है कि प्रश्न यहां से कहां से पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले मैं अंतर्जात बलों की बात कर लूं जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं। इन अंतर्जात बलों में अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से दो प्रकार से उनको भी बांट दिया गया है। एक तो बांट दिया गया आकस्मिक बल, सडन फोर्सेस, जो कि अचानक से उत्पन्न होते हैं। अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहां पर ज्वालामुखी जैसे स्रोत के बारे में भी पढ़ेंगे और भूकंपीय तरंगों के बारे में भी पढ़ेंगे। यह चैप्टर जो यहां कवर होगा वास्तविकता में पार्ट किसका है? इन भू आकृतिक प्रक्रियाओं का। अगर आप गेस कर पा रहे होंगे तो मैंने जो बोला है उससे आप मैच कर पाएंगे। क्या मैंने बोला? आकस्मिक बलों की हम बात करेंगे, और आकस्मिक बल ऐसे जिनके लिए आप कोई प्रेडिक्शन नहीं रख पाएंगे, कब यहां पर ये बल उत्पन्न हो जाएंगे ये आप पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। इसलिए जिन बलों की हम बात कर रहे हैं जैसे ज्वालामुखी का उद्गार या भूकंपीय तरंगे, इनको हम भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्जात बलों के अंतर्गत आकस्मिक बलों का उदाहरण मानते हैं और इन बलों के विषय में विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। जैसे ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी का जो चैप्टर होगा, इस चैप्टर में हमें विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखियों के बारे में बताया जाएगा, उनकी विशेषताएं, उद्गार की विशेषता क्या है उनकी, और उनसे प्राप्त जो लावा है वो किस प्रकार का है। इसके साथ साथ आपसे ये भी प्रश्न पूछे गए हैं कि ज्वालामुखी के जो प्रकार बांटे जाते हैं उनमें अलग अलग आधार है, जैसे उनके सामयिकता के आधार पर, उनकी पीरियोडिसिटी के आधार पर अगर हम बात करें तो हमसे यह भी पूछ लिया जाता है कि हम किन ज्वालामुखियों को सक्रिय बोलेंगे, किनको हम सुषुप्त बोलेंगे, किनको हम निष्क्रिय बोलेंगे। तो इस प्रकार के उदाहरण भी, ये तथ्य वाले पार्ट हो गए है ना, उनके उदाहरण भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब आपसे पूछ लिया गया अगर कि माउंट स्ट्रोम्बोली जो कि भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पर स्थित है, जिसको कि हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोलते हैं, यह किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सक्रिय के अंतर्गत आएगा या निष्क्रिय के अंतर्गत आएगा या सुषुप्त के अंतर्गत आएगा? अगर हम माउंट कोटापेक्सी की बात कर लें, है ना, या ओजोस डेल सेलेडो की बात कर ले जो दक्षिण अमेरिका में है, तो इस प्रकार के जो नाम आएंगे उनके साथ आपसे यह जानकारी ली जाएगी कि ये किस प्रकार के ज्वालामुखी है। बताएं भाई आप। हवाई द्वीप पर दो ज्वालामुखी है जिनका नाम है माउना लोआ और माउना किया। जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो वहां ये दो नाम दिए हुए तो नहीं है, लेकिन बस साथ में लिखा हुआ है कि हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी है वो शील्ड ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण है विश्व में। अब जब विश्व में सबसे अच्छे उदाहरण है तो कम से कम आपको ये जानकारी तो होनी चाहिए कि ऐसे कौन से ज्वालामुखी हैं जो वहां पर इतने अच्छे उदाहरण के रूप में उपस्थित है। ये जो दो नाम मैंने लिए हैं, ये नाम हवाई द्वीप के उन ज्वालामुखियों के जो शील्ड ज्वालामुखी के विश्व में सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि शील्ड ज्वालामुखी के उदाहरण है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शील्ड ज्वालामुखी कहेंगे किसे। तो कई सारी चीजें हैं जो आपको एक साथ जोड़ना है, एक साथ ये जो मोती बिखर गया है ना उसको पिरोकर आपको इस तरीके से रखना है ताकि हर एक चीज कनेक्ट करके आप उत्तर दे पाए। तो मैंने जैसे बताया कि आंतरिक संरचना में ज्वालामुखी पढ़ाया जाएगा तो वहां पर सारी चीजें पढ़ा दी जाएंगी ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं, कौन कौन सी चीजें कहां पर क्या कही जाएंगी, है ना। ज्वालामुखी में जो लावा का उद्गार होता है वो लावा कितने प्रकार का होता है, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, उद्गार के स्वरूप के आधार पर आपको बताया जाएगा। इसके अलावा उसके क्या क्या उदाहरण हैं, क्योंकि उदाहरण पूछे गए हैं इसलिए उदाहरण भी हमें याद होने चाहिए। और देखिए एक विशेष चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो अपनी पुस्तकों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज साथ में रखनी होती, वो है एटलस। एटलस पर भी काम करना उतना ही आवश्यक है जितना कि पुस्तक को पढ़कर और उससे तथ्यों को याद कर लेना या जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको याद कर लेना। भूगोल में बिना एटलस के काम नहीं चलने वाला। और एटलस क्यों? बहुत लोग कहते हैं नाम याद कर लिया, क्या जरूरत है एटलस में देखने की, कौन सा वहां से एटलस बोल देगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये इस तरीके से एक कैरिकेचर खींच दिया गया,
इस तरीके का एक रेखा चित्र खींच दिया गया और उसमें ये 4 बिंदु दे दिए गए भाई, और आपसे पूछा गया अब 1 2 3 4 लिख के कि बताइए ए बी सी और डी पर कौन से देश हैं, कौन से स्थान है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो चित्र खींचा गया वो है किसका, और जब है किसका तो यहां जो नाम दिए जाएंगे आपको ऑप्शन में, आपको वो भी पता होना चाहिए कि वो उस देश के है या नहीं है। और उसके बाद रह गई बात उनके क्रम की, तो जब तक आपने मैप देखा नहीं होगा आप बताओगे कैसे। अब पुस्तक में तो ये लिखा नहीं जाएगा कि हाँ ए पर ये होगा, बी पर ये होगा, सी पर ये होगा और डी पर ये होगा, ये तो कभी नहीं लिखेंगे, ये तो मैप से ही जानकारी आ सकती है। अब अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारत में जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें आप पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण तक सजाएं, क्या आपको पुस्तक में कहीं यह लिखा हुआ मिलेगा कि यह नदी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सबसे उत्तर में कहीं जाएगी, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है? कहीं पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा? नहीं, यह चीज आपको मैप में ही दिखाई देगी। और इसलिए आवश्यक यह है कि जब आप भूगोल पढ़ रहे हो तो उसके साथ मैप को एसोसिएट करके पढ़े। बिना मैप के, बिना मानचित्र के आपका भूगोल अधूरा है, और इसलिए यह जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है मैप के साथ भी। ठीक है, तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि ज्वालामुखी, मैंने मैप की चर्चा इसलिए की कि अगर आप हवाई द्वीप की बात करते हैं, अगर एनसीईआरटी उन ज्वालामुखियों के नाम नहीं लिखता बुक में जो कि वहां दिए हो, तो कम से कम मैप खोल के हवाई द्वीप पर देख तो लेंगे कौन से स्थान है और उसमें कौन से ऐसे पर्वत है या कौन से ऐसे शील्ड ज्वालामुखी के उदाहरण है जिनके नाम वहां लिखे हुए हैं। ये जो 2 नाम मैं बोल गया वो इसलिए बोल गया क्योंकि मैप में दिया हुआ है। और फिर थोड़ा, आजकल तो गूगल बाबा का जमाना है, हर जानकारी उस बाबा के पास अवेलेबल है, तो कम से कम वहां भी सर्च करके एक बार देख लिया कि हाँ ये सही है, हाँ सही है, ओके। तो कुछ चीजें जो हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चित रूप से किताबें अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ हमें कुछ अलग से भी प्रयास करने होंगे। उन अलग से प्रयासों में भी ये जो हम न्यूज़पेपर से जानकारी प्राप्त करते हैं, मैगजीन से जानकारी प्राप्त करते हैं, गूगल सर्च मार लेते हैं, तो उनका भी थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ता है, उनकी भी मदद लेनी पड़ती है, और वो निश्चित रूप से हम लेंगे, उसकी बात करेंगे क्लास में। लेकिन यहां पर फिर से मैं टॉपिक पर लौट के आता हूं। तो ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा दिया, उन्हीं आकस्मिक बलों में मैंने भूकंपीय तरंगों के बारे में बात कर ली। अब आप देखें, भू आकृतिक प्रक्रियाओं में इन 2 के अलावा अंतर्जात बलों के अंतर्गत 2 और ऐसे बल आते हैं जिनमें से एक को पर्वत निर्माणकारी और दूसरे को महाद्वीप निर्माणकारी बल बोलते हैं, है ना। एपिरोजेनेटिक फोर्स और ओरोजेनेटिक फोर्सेस। इन फोर्सेस में भी अगर आप देखेंगे तो विशेष रूप से आपको फोल्डिंग और फॉल्टिंग, वलन और भ्रंश के बारे में पढ़ना होगा, और इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। किस प्रकार के ये बल हैं, कैसे बलों को आप बोलेंगे कि इनसे वलन जैसी प्रक्रियाएं देखने को मिल रही है, किस प्रकार के ऐसे बल है जिनसे भ्रंशन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। अगर आपने देखा होगा प्रश्न, तो कई बार पूछते हैं कि ये रिफ्ट घाटी कहां, यहां से यहां तक है, ये रिफ्ट घाटी किस प्रकार के बल से निर्मित है। अब रिफ्ट घाटी शब्द आ गया, आपने सोचा ये घाटी है, अगर वहां लिखा हो कि नदी के अपर्दन से बना है, हो सकता है आप घाटी के नाम से ये करके आए कि नदियां काटकर घाटी बनाती हैं तो इसलिए ये घाटी बनी होगी। लेकिन रिफ्ट घाटी एक प्रकार की भ्रंश घाटी है जो भ्रंशन की प्रक्रिया का परिणाम है। तो इसलिए उन प्रक्रियाओं के बारे में पढ़े और उसके परिणाम से क्या क्या चीजें बनती हैं, किस तरह की आकृतियां बनती है, स्थलाकृतियां बनती है, उनके विषय में भी जानेंगे। तो अंतर्जात बलों के अंतर्गत हम भू आकृतिक प्रक्रियाओं की विशेषताओं को देखेंगे। इसके अलावा जो मैंने बहिर्जात बल का नाम लिया, देखिए जब पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ था, उस निर्माण के बाद पृथ्वी की सतह पर बहुत सारी अनियमितताएं आ गई। ये अनियमितताएं आपको पर्वत के रूप में, पठार के रूप में, मैदानी क्षेत्र के रूप में, और बहुत सारे डिप्रेशंस, बहुत सारे जो क्षेत्र थे, है ना, जो जलीय क्षेत्र थे, उनके रूप में दिखाई दे गए। तो अब आप ये समझे कि जो बहिर्जात बल है ये क्या काम करेंगे, ये पृथ्वी के ऊपर जितनी भी अनियमितताएं इस तरीके से बनी हुई है, इन अनियमितताओं को धीरे धीरे क्या करेंगे, काटने का काम करेंगे। और इस प्रक्रिया के दौरान, चूंकि ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है जैसा आप टेलीविजन में देख लिया आपने, रामानंद सागर का सीरियल है
कि पृथ्वी ऐसे फटी और पर्वत निकल गया। पर्वत का निर्माण पृथ्वी पर इतने कम समय में नहीं होता। पर्वत का निर्माण पृथ्वी पर कब कितने समय में होगा, तो कहें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, है ना। अब इस करोड़ों वर्ष में अगर आप बात करेंगे कोई प्रक्रिया संपन्न हो रही है तो उसके समाप्त होने में भी करोड़ों वर्ष ही लगेंगे। ऐसी स्थिति में ये प्रक्रियाएं कई सारे चरणों से होकर गुजरती हैं और उन चरणों के अंतर्गत कई नई नई तरीके की स्थलाकृतियां बन जाती हैं। अब एक पर्वत अपनी जगह से पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, इससे पहले उस पर्वत को काटकर अलग अलग प्रकार की घाटियां बना दी गई। उस पर्वत की चट्टानों को काटकर जब जल नीचे गिरने लगा, आपने कह दिया जलप्रपात बन गया। उस पर्वत को काटकर आपने छोटे छोटे गड्ढे बना दिए, आपने कहा हम इसको गर्तिकाएं बोल देंगे, है ना। तो ये जो कटने की प्रक्रिया है जो अपने चरणों में संपन्न हो रही है, उन चरणों के अंतर्गत कौन कौन सी स्थलाकृतियां बन रही हैं, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना। और देखिए यहां से प्रश्न क्या पूछते हैं, जब हम बहिर्जात बलों की बात करेंगे 5 प्रकार के बलों की चर्चा की जाती है। इन 5 प्रकार के बलों में अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि उसमें बहता हुआ जल है, उसमें हिमनदियां हैं, उसमें पवन है, उसमें भूमिगत जल है और उसमें सागरीय तरंगे। प्रश्न हमसे यह पूछा जाता है कि इन प्रकार के जो बल हैं इनसे किस किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनाई जाती है, अपर्दन की स्थलाकृति और निक्षेपण की स्थलाकृति। तो उसको बनाने का जो है वो देखना पड़ेगा हमें कि कौन से एजेंट से, किस प्रकार के कारक से किस प्रकार की स्थलाकृतियां बन रही हैं। तो वो एक हमारा पार्ट होगा भू आकृतिक प्रक्रियाओं का, जो हम यहां देखेंगे। इसके अलावा इसी सामान्य भूगोल के अंतर्गत हम शैलों या चट्टानों की भी बात करेंगे। शैल मैंने अभी यहां बताया, लेकिन उस चीज को हम यहां पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं देंगे। हम शैलों के प्रकार, शैल बनने की प्रक्रिया और उनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। 3 प्रकार के शैलें होती हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। चट्टाने भी आप इनको बोल सकते हैं, रॉक्स बोल सकते हैं, उनके विषय में यहां पर जानकारी लेंगे। ठीक है, तो ये वो भाग हो गए जो कि सामान्य रूप से आपको बताए जाने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, और यहां से बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं जिनको कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ लेंगे तो। ठीक है, अभी आपको बताऊं कि इस पार्ट के अलावा 2 बड़ी विशेष चीजें, 2 बड़े विशेष भाग मैं कह लूं, जो कि यहां पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक, जब हम जलवायु विज्ञान की बात करते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों को इस वाले भाग में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये जलवायु विज्ञान। अब यहां पर जो चैप्टर्स है वो कैसे हैं, देखिए जलवायु की जब हम बात करते हैं तो एक लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो लाइन क्या है कि पृथ्वी पर जलवायु और मौसम संबंधी जितनी भी प्रकार की घटनाएं होती हैं, ये सारी घटनाएं पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निचले स्तर यानी कि क्षोभ मंडल में घटित होती है। ये लाइन बहुत स्पष्ट लिखी हुई है, जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो यहां से ये स्पष्ट होता है कि अगर हमें जलवायु के विषय में जानना है तो उससे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि वायुमंडल जो पृथ्वी के सतह के ऊपर एक आवरण है गैसों का, और उसके साथ साथ जलवाष्प और धूलकण भी उसमें सम्मिलित है, तो ये जो आवरण बन रहा है, इस आवरण के बारे में हमें विशेष जानकारी लेनी, यानी वायुमंडल के संगठन और उसकी संरचना के बारे में हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे इस वाले सेक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे किस चीज की, हम बात करेंगे वायु दाब एवं वायुदाब की पेटियां। अब चूंकि वायुमंडल के बारे में जान गए होंगे, वायु की विशेषताओं के बारे में जान गए होंगे, तो उसके बाद आगे चलेंगे, वायुदाब के बारे में जानेंगे और वायुदाब की पेटियों के बारे में जानेंगे, कैसे ये वायुदाब की पेटियां निर्मित होती है। इन पेटियों का निर्माण जानना क्यों आवश्यक है, इसलिए क्योंकि हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वहां पर इनका इस्तेमाल होगा, वो है पवन का चैप्टर, विंड वाला चैप्टर, तो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। विंड जब पढ़ लिया, क्यों विंड चल रहा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, अगर ये जानकारी प्राप्त कर ली तो उसके बाद निश्चित रूप से हमें यह जानना पड़ेगा कि 2 और ऐसे फिनोमेना जिनको कि हम विंड के ही एक दूसरे रूप में पढ़ते हैं, पवन के ही एक दूसरे प्रकार के रूप में पढ़ते हैं, वो है चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात।
अब ये ऐसा चैप्टर है जहां पर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए प्रश्न किस हिसाब से पूछे गए हैं, जो पीछे के वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से, हम उसको भी एक बार जब चैप्टर करेंगे तो सॉल्व करते चलेंगे, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट अगर आ रहा हो तो वो वहीं पर क्लियर हो जाए, है ना, कि कैसे ये हो रहा है। तो चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, और इसके बाद आर्द्रता एवं वर्षण। आर्द्रता एवं वर्षण ये वो चैप्टर है जो हमें जलवायु विज्ञान के अंतर्गत देखने होंगे। ठीक है, इतना जब कर लेंगे हम, तो इसके बाद हमारे पास एक तीसरा भाग आता है सामान्य भूगोल के अंतर्गत ही। जलवायु का संबंध चूंकि वायुमंडल से है, और पृथ्वी पर महाद्वीपीय क्षेत्र में क्या था वो हमने देख लिया, जलवायु यानी वायुमंडल में क्या था ये देख लिया। तो पृथ्वी पर जलीय भाग जो कि सबसे ज्यादा क्षेत्र घेरता है, तो जलमंडल की बात भी हम करेंगे। जलमंडल के अंतर्गत हमें 3 या 4 चैप्टर पढ़ने हैं, है ना। जो भी भूगोल में हम जलमंडल पढ़ते हैं, खासतौर से सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, उसमें 4 चैप्टर्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो उसमें ये कि हम महासागरीय नितल के उच्चावच, है ना, महासागरीय नितल के उच्चावच। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की, महासागरों का जो जल है, उस जहां जल का तापमान और उस तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, और साथ के साथ चूंकि आपको पता है सागर और महासागर का जल लवणीय जल होता है, इसलिए महासागरीय जल का तापमान, और तापमान के साथ साथ हम बात करेंगे लवणता, है ना, महासागरीय जल का तापमान एवं उसकी लवणता। तो ये दूसरा चैप्टर होगा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा चैप्टर यहां पर होगा हमारे पास महासागरों से संबंधित, वो है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा का जो चैप्टर होगा, ज्वार भाटा का जो पार्ट होगा, इसमें हम बात करेंगे ज्वार भाटा कैसे आते हैं, क्या क्या कारण है उसके पीछे। और एक प्रश्न जो आपसे पीछे अभी मुझे याद है कि पिछले की प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा गया कि ज्वार भाटा के समय एक ज्वार आने के ठीक बाद भाटा जो आता है वो कितने समय के बाद आता है, यानी समय का जो निर्धारण करना है ज्वार भाटा के आने में, उसकी बात यहां पर विशेष रूप से की जानी है। और इसके अलावा हम बात करेंगे महासागरीय धाराओं की, जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा या अंतिम चैप्टर होगा, महासागरीय धाराएं, इनके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जितने भी चैप्टर हैं ये सारे सामान्य भूगोल के चैप्टर हैं, और इनको आप सामान्य भूगोल के अंतर्गत रखें या विश्व भूगोल के अंतर्गत रखें, क्योंकि इनका जो भी हम निर्धारण करेंगे, जो भी चीजें यहां पढ़ेंगे, वो वैश्विक स्तर पर पढ़ना, हमें कोई भारत के स्तर पर या किसी क्षेत्र विशेष के स्तर पर नहीं पढ़ना। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, भूगोल में एक चीज तो ये हो गई जिसको हमने सामान्य भूगोल के सिलेबस के अंतर्गत देखा। अब दूसरा जो है वो हमारे पास आएगा भारत का भूगोल। देखिए, भारत के भूगोल की जब चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से हम भारत के क्षेत्र की बात करेंगे, और इसमें विशेषताओं के आधार पर अगर हम देखें जो हमारे लिए चैप्टर्स रिक्वायर्ड है, जो एग्जामिनेशन में आने हैं, जहां से प्रश्न आते हैं, उनमें सबसे पहले तो भारत की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया। अवस्थिति के अंतर्गत आप बात करेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसा है, किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है, किन राज्यों से होकर जो मानक देशांतर है वो गुजर रहा है, कौन से ऐसे राज्य हैं जो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड हैं, है ना, कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको हम तटीय राज्य बोलते हैं, वगैरह वगैरह। कई सारी जानकारियां हैं जो पूरी तरीके से तथ्यात्मक होंगी, फैक्चुअल चैप्टर होगा। तो भारत की अवस्थिति के चैप्टर में हम वो सारी चीजें करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन के अंतर्गत यहां पर थोड़े कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे, थोड़े फैक्ट भी आ जाएंगे। भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम पूरे भारत को जितने भी भौतिक आकृतियां हैं, चाहे वो पर्वत है, चाहे वो पठार है, चाहे वो पहाड़ियां हैं, मैदान है, उन सभी की विशेषताओं के साथ पूरे भारत को बांटेंगे। जैसे उत्तर में हिमालय के पर्वत उपस्थित है, फिर उसके नीचे मैदानी क्षेत्र विस्तृत उपस्थित है, फिर नीचे प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, अगल बगल तटीय मैदान है। इसके अलावा भारत के पश्चिम में भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है, और भारत के दोनों तरफ, जो प्रायद्वीप के दोनों तरफ जलीय हिस्सा है जिसमें भारत के द्वीप उपस्थित है। तो ये 6 भौतिक विभाग होंगे भारत के,
जिनको हम इस भौतिक विभाजन के अंतर्गत पढ़ेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया, या इसको मुख्य रूप से हम बोलते हैं भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो इन अपवाह तंत्र के अंतर्गत भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा उन नदियों के कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनके विषय में जानेंगे। ठीक है, नदियां कहां से उत्पन्न हो रही हैं, कहां गिर रही हैं, किन राज्यों से होकर गुजर रही हैं। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं कि कोई विशेष नदी किस किस राज्य से होकर गुजर रही है। अब जैसे मैं बात करूं महानदी की, महानदी को उड़ीसा की सबसे महत्वपूर्ण नदी बोलते हैं, लेकिन उसका उद्गम कहां है? बहुत ही छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ से, जो कि उसके पश्चिम में स्थित है ना। उसी तरीके से अगर मैं गोदावरी की बात करूं, महाराष्ट्र से निकलने वाली ये नदी तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में जाकर गिर रही है। उसी के ठीक नीचे कृष्णा, जो महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से, वो निकल तो रही है महाराष्ट्र से, लेकिन सबसे पहले कर्नाटक जाती है, फिर तेलंगाना के सीमा से होते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो जो नदियां हैं वो अलग अलग राज्यों से होकर गुजर रही हैं। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किन राज्यों से होकर इनका प्रवाह है। ठीक है, तो नदियों के विषय में जान लेंगे। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो है भारत की जलवायु। आप सब लोगों को पता है कि भारत की जलवायु जो है उसको हम मानसूनी जलवायु बोलते हैं, और मानसून का चैप्टर ऐसा है, जहां तक मैंने सुना है या मैं देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, लोग कहते हैं बड़ी कठिनाई है इसको समझने में, ये समझ में नहीं आता चैप्टर, कौन से शब्द कहां इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। अभी मानसून पढ़ा रहे हैं, अभी हवा नीचे चल रही है, तब तक जेट स्ट्रीम की बात कर लेते हैं ऊपर से। तो यहां पर ना थोड़ा हमें पर्टिकुलर पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे जेट स्ट्रीम की बात करें, निश्चित रूप से भारत के मानसूनी जलवायु में या भारत में होने वाली वर्षा में जेट स्ट्रीम का काफी महत्व है, लेकिन क्या इस जेट स्ट्रीम का प्रत्यक्ष रूप से महत्व है, या इस जेट स्ट्रीम के सहारे कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके कारण हम बोलते हैं कि भारत में जो जलवायु है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, जो मौसमी परिस्थितियां हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। आपने जब भारत में शीतकाल होता है, जब विंटर सीजन होता है, जाड़े की ऋतु होती है, तो उस दौरान हमेशा न्यूज़पेपर में सुना होगा, पढ़ा होगा या न्यूज में देखा होगा कि हम पश्चिमी विक्षोभों की बात करते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करते हैं। अगर मैं स्पष्ट रूप से आपको बताऊं तो इन्हीं पश्चिमी विक्षोभों को लाने का कार्य जो करती है वो जेट स्ट्रीम करती है। तो इसलिए हमें चीजों को कैसे एसोसिएट करना है, चीजों को कैसे एक साथ समेटकर उनसे जानकारियां, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि प्रश्न हमसे कैसे पूछे जा रहे हैं और हमें तैयारी उसी रूपरेखा के अनुसार करनी होगी। तो इसलिए यह चीज ध्यान रखें, भारत की जलवायु को बड़े ही इत्मीनान से पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरे विवरण के साथ हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु। इसके बाद हम चूंकि जलवायु पढ़ लेंगे तो उसके बाद भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, क्योंकि जलवायु में चूंकि तापमान और वर्षा का जिक्र किया जाएगा, इसी तापमान और वर्षा पर वनस्पतियां निर्भर करती हैं, इसलिए भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां ये नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, जिसमें हम भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न वनों की बात करेंगे। उन वन में कौन से आर्थिक क्रियाकलाप के लिए महत्वपूर्ण या उपलब्ध जो वृक्ष की प्रजातियां हैं कौन सी पाई जा रही हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बाद हम बात करेंगे भारत की मिट्टियां या मृदा की बात करेंगे, है ना, मिट्टियों की बात करेंगे। तो 8 प्रकार के मिट्टियों की बात की जाती है, हर एक की अपनी विशेषता है, हर एक विशेष क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, उनकी अपनी एक प्रक्रिया है निर्माण की। तो इस विषय में भी हम पूरी जानकारी लेंगे मिट्टियों के साथ। अब जब मिट्टी पता है हमें, तो भारत में कृषि की अवस्था देखेंगे, कृषि कार्य किस तरीके से होता है, कैसे हम फसलों को बांटते हैं, कौन सी फसलें किस वर्ग में आती हैं, कौन सा राज्य किस फसल के सबसे ज्यादा उत्पादक के रूप में जाना जाता है, वगैरह वगैरह। तो भारत में कृषि की बात करेंगे। कृषि के बाद हम उद्योगों की बात करेंगे। भारत में उद्योगों के अलावा आपको भारत में बात करनी है खनिज एवं संबंधित खानों की, है ना। तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, हालांकि उद्योग से पहले हम खनिज संपदाओं की बात कर लेंगे, ठीक है। तो खनिज एवं संबंधित खानों की बात करेंगे। इसके अलावा हम भारत में जो परिवहन की स्थिति है, स्थल परिवहन, जल परिवहन, है ना, इन सभी परिवहनों के
अंतर्गत किस किस तरीके की चीजें हैं। जैसे अगर हम स्थल परिवहन की बात करें और उसमें हम बात करें सड़क परिवहन की, तो वहां पर हमें राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में जानना है। अगर हम जल परिवहन की बात करें तो उसमें हमें राष्ट्रीय जल मार्गों के बारे में जानना है। तो वो बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। कृषि, उद्योग, खनिज और संबंधित खाने और उसके अलावा परिवहन। और चूंकि अभी आप 2020 में हैं, जब हम जनसंख्या संबंधित प्रश्नों की बात करते तो अभी भी हमारी 2011 की जनगणना से ही जो फैक्ट है उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए 2011 की जनगणना है ना, 2011 की जनगणना, इसके विषय में भी हम इसके तथ्यों को देखेंगे और उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये वो चैप्टर है जो हम भारत के भूगोल वाले सेक्शन में करेंगे। हाँ, एक चीज बड़ा मैं यहां पर विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जब हम भारत के भूगोल की बात कर रहे हो और सामान्य भूगोल की बात कर रहे हो, कौन सा ऐसा सेक्शन है जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये याद रखना कि भारत के भूगोल से प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है। किसके वनस्पत? सामान्य भूगोल के वनस्पत। अगर सामान्य भूगोल में भी हम बात करें तो जलवायु विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण लगता है लोगों को? क्योंकि वहां से प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है। तो एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि जहां से प्रश्नों की ज्यादा संख्या मिल रही है, हमें उस वाले सेक्शन को ज्यादा जोर देकर तैयार करना पड़ेगा, उस पर ज्यादा परिश्रम करना होगा। जहां से कम प्रश्न आ रहे हैं या कोई वर्ष ऐसे भी चले गए जहां से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, उनको एक बार थोड़ा सा आप किनारे भी रख सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से तो सिलेबस हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी एक स्मार्ट प्रिपरेशन की अगर बात करें तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जहां से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं वो सेक्शन छूटने नहीं चाहिए एकदम, और जहां से कम प्रश्न आ रहे हैं अगर एक आध उसमें से छूट भी गया तो ठीक है, चलेगा। आ रहे होंगे तो सही है, क्योंकि एक बार तो पढ़ ही लेंगे, दो बार तो पढ़ ही लेंगे, तो आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आए तो रिस्क लेने लायक हुए तो ले लिया, अदरवाइज छोड़ दिया उसको, है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसा करके हम भारत के भूगोल के विषय में भी जानकारी लेंगे। ये मैंने एक आपको खाका खींच के बताया कि हम आने वाली कक्षाओं में किन किन चीजों पर काम करेंगे। हाँ, एक सेक्शन और है इस विशेष रूप से भूगोल के अलावा जो मैं बात करना चाहूंगा, वो है पारिस्थितिकी और पर्यावरण का। देखिए, पारिस्थितिकी और पर्यावरण का जो महत्व है, मैंने पहले भी आपसे कहा, शुरुआत जब की थी तभी, कि 2013 से चूंकि इसका महत्व बढ़ गया है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि हमें उस विषय पर भी अच्छा काम करना है। भूगोल का पूरा सेक्शन खत्म करने के बाद हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाले सेक्शन में भी जाएंगे, और यहां पर जो दोनों हिस्से हैं, पारिस्थितिकी अलग है जिसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी शब्दावलियां हैं, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है, परिभाषाएं हैं, उनका महत्वपूर्ण उपयोग है ना, कहां कहां कौन कौन सी चीजें उपयोग में लाई जा रही हैं, शब्दावलियों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो उन सारी चीजों को पारिस्थितिकी वाले सेक्शन में देखेंगे। और दूसरा सेक्शन आपका महत्वपूर्ण हो जाता है पर्यावरण का, जिसमें हम जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण से लेकर अपने आसपास का जो वातावरण है उसको कैसे संरक्षित रह पाए, इसमें कई सारे टॉपिक्स आपके आ जाते हैं। जैसे हम संरक्षित क्षेत्रों की बात करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व हो, चाहे वो वन्यजीव निशय हो, है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य हो, सॉरी। तो इस तरीके के जो सेक्शंस होंगे उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यावरण का एक पहलू जो है वो प्रदूषण से संबंधित है, तो किस तरीके से हम पोल्यूशन वाले चैप्टर को हल कर पाएंगे, वहां पर कौन कौन सी विशेष चीजें हमें पढ़नी है, उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत विस्तार से बात करेंगे। तो इस वजह से हमारे पास दो महत्वपूर्ण सेक्शन है जो कुल मिलाकर आप कह लें, मोटे तौर पर लोग बोल देते हैं कि ये पूरा ज्योग्राफी का ही पार्ट है, लेकिन अलग अलग करके भी अगर आप देखें तो एक पूरा भूगोल का सेक्शन होगा जिसमें सामान्य भूगोल और भारत के भूगोल की बात करेंगे, और दूसरा पारिस्थितिकी और पर्यावरण का सेक्शन होगा जिसमें हम महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी से संबंधित जितना भी चैप्टर है वो करेंगे, और साथ के साथ पर्यावरण से संबंधित जो चैप्टर है वो भी करेंगे। हाँ, एक विशेष चीज और है कि पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको जो किताबी जानकारियां लेनी है सिर्फ वहीं तक प्रश्न सीमित है, प्रश्न को करंट के साथ जोड़कर बताते हैं। तो यहां पर भी हम क्लास में जो करेंगे, खासतौर से पर्यावरण वाले पार्ट में, वो करंट से जोड़कर, जितनी करंट में समसामयिकी में जो चीजें चल रही हैं
उनको साथ में जोड़कर करेंगे, ताकि प्रश्न जब पूछे तो अगर करंट और जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको जोड़कर भी पूछे जा रहे हो तो आप उसको सफलता से हल कर पाए। तो उम्मीद यह है कि आपको जो एक छोटी जानकारी देनी थी हमें कि आने वाली कक्षाओं में हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, इसके विषय में आपको एक जानकारी मिल गई होगी, एक खाका खिंच गया होगा आपके दिमाग में। तो अब हम जब कक्षाएं शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और जब इतने सारे लोग का जुड़ाव होगा हमारे साथ तो हम बेहतर काम भी कर पाएंगे आपके साथ, और निश्चित रूप से आप सफलता की ओर अग्रसरित हो, हमारा यही उद्देश्य रहेगा। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं और फिर कक्षाओं के साथ मिलेंगे। थैंक यू।